आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज की हमारी खास पेशकश बात बेबाक मयंक तिवारी के साथ में बात करते हैं महाराष्ट्र में सीएम पद और उप मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ के बाद बनने वाले कैबिनेट की। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंडिया टाउन न्यूज के संपादक मयंक तिवारी जी। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद कमर जी। जी, महाराष्ट्र में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण हो गया है। दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे व अजीत पवार ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। फडणवीस के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के दूसरे ऐसे नेता हैं जो सीएम के बाद डिप्टी सीएम बने। इससे पहले शिंदे की सरकार में देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे। इस बार देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शिंदे डिप्टी सीएम बने हैं। शपथ से पहले उन्होंने बाला साहब ठाकरे और आनंद धीगे का नाम लिया और पीएम मोदी और अमित शाह को धन्यवाद दिया। जी तिवारी जी, मेरा सवाल ये है कि सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के अलावा किसी मंत्री को शपथ नहीं दिलाई गई। हालांकि महायुति के बीच कैबिनेट के बंटवारे को लेकर 6-1 का फार्मूला तय हुआ है, यानी 6 विधायक पर 1 मंत्री पद मिलेगा। क्या कहेंगे? देखिए कमर जी, इस सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। असल सस्पेंस इसी बात पर था कि मुख्यमंत्री कौन, और जब ये फैसला हुआ कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तो इस पर सस्पेंस था कि आखिरी तक डिप्टी सीएम के रूप में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं कि नहीं। ऐसे में विभागों की अगर बात करें तो विभागों का बंटवारा अभी तय बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अभी सभी की इन विभागों का पर जो नज़र है वो हैं गृह विभाग, राजस्व, शहरी विकास और सिंचाई, सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण विभागों पर। तीनों ही पार्टियों की, मतलब भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार गुट, इन सभी की नज़र इन मंत्रालयों पर है। मंत्रालयों के जो बंटवारे पर अंतिम फैसला लेने से पहले तीनों दलों के बीच गहन बातचीत चल रही है और अभी और होगी। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि सभी मंत्री पदभार बुधवार को क्या कहते हैं उनको दे दिए जाएंगे या नहीं। विस्तार 2-3 चरणों में होगा या एक ही बार में हो जाएगा, अभी इस पर सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। बात अगर करें तो पिछले शिंदे फडणवीस पवार सरकार में कुल 29 मंत्री थे। मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या जो है वो 43 है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि इस बार 29 से ज़्यादा मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन यह अभी साफ नहीं है कि महायुति सरकार इस बार सभी पदों को भरेगी या नहीं। जी अच्छा, एक चीज़ और है कि इसके तहत जो भाजपा को 20 से जो 22 मंत्री पद की बात है, एकनाथ शिंदे गुट को 12 और अजीत पवार गुट को 9 से 10 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। क्या कहेंगे आप इसमें? क्या वाकई में जो आंकड़े जो दिए जा रहे हैं इस हिसाब से बंटवारा होगा? जी देखिए, फार्मूला तो यही है कि 6 विधायक के ऊपर 1 मंत्री पद जो है वो दिया जाना है। अभी अगर मान मनोवल और ये जो अंदर खाने से जो बातें चलती आ रही थी, नाराज़गी की बात है, अभी भी देखिए तो एनसीपी और शिंदे जो गुट हैं उनके नेता आमने सामने हैं मंत्रालयों को लेकर के। मैंने आपको इसीलिए बताया कि इस बार मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अब अगर बात करें हम एनसीपी अजीत पवार ग्रुप की या गुट की, तो अजीत पवार अपने लिए वित्त मंत्रालय चाहते हैं, साथ ही सहकारिता के अलावा कृषि, खाद्य और नागरिक आपूर्ति,
बंदरगाह, राहत और पुनर्वास, सिंचाई, सामाजिक न्याय और महिला एवं बाल विकास विभाग, ये अजीत पवार का एनसीपी ग्रुप उनकी प्राथमिकता में यही है जो अहम है। ये ऐसे विभाग हैं जिनका, कमर जी आपको बताऊं कि जनता से सीधा सरोकार है, सीधा संबंध है जी। और जो ग्रामीण मतदाताओं और एनसीपी के जो मुख्य कार्यकर्ता है या मजबूती है, उसका ये आधार है और उससे जुड़े हुए ये मंत्रालय हैं। इसीलिए अजीत पवार की पार्टी इन मंत्रालयों को चाह रही है। वहीं शिवसेना की जो शिंदे गुट है वो शिवसेना के इन विभागों पर नज़र डाल रही, जिसमें उप मुख्यमंत्री शिंदे जो हैं सबसे पहले तो अपने लिए गृह मंत्रालय चाह रहे हैं। साथ ही अपने मौजूदा 9 मंत्रालय जो उनके पास थे उनको भी वे चाहते हैं कि उनके पास बरकरार रहे। इनमें महत्वपूर्ण क्या थे? उद्योग मंत्री और शहरी विकास विभाग शामिल हैं। वहीं शिवसेना का दावा जो है, अभी अंदर खाने से जो बात निकल के आ रही हैं, जिन पर पेच फंसा हुआ है या जो चाह रहे हैं, उस पर शिवसेना ऊर्जा, राजस्व, सिंचाई और लोक निर्माण यानी पीडब्ल्यूडी विभाग पर अपना दावा पेश कर रही है, जिन पर अजीत पवार ग्रुप भी जो है वो भी नज़र गड़ाए हुए हैं। दोनों का ही दावा है। शिवसेना का तर्क है कि बीते सरकार में शिंदे मुख्यमंत्री थे, तब बीजेपी ने ये सभी मंत्रालय अपने पास रखे हुए थे। इसीलिए अब जब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है तो शिवसेना को उसी अनुपात में महत्वपूर्ण विभाग मिलने ही चाहिए और इसीलिए जो है अभी बात बनती नजर नहीं आ रही है। एक चीज़ मैं और ये जानना चाहूँगा आपसे तिवारी जी कि जिस तरह से जो मलाईदार जो अभी आपने गिना दिए सारी चीज़ें, अब सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं वहाँ पे, एक ग्रुप है शिंदे का और एक ग्रुप है अजीत पवार का। तो ये मलाईदार जो डिपार्टमेंट है, इनको बांटने में आपको नहीं ऐसा लगता कि देवेंद्र फडणवीस को और बीजेपी की जो तकलीफ जा सकती है आगे? देखिए कमर जी, बिल्कुल जब किसी भी चीज़ का हिस्सा बंटवारा होता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि हमें क्या मिल रहा। सामने वाले को नुकसान हो या ना हो इसका ख्याल रखा जाता है। साथ में ये भी ख्याल रखा जाता है कि हर बड़े मंत्रालय या हर मलाईदार मंत्रालय जिनका बजट ज़्यादा है, जिनकी जनता में पहुंच है, जो ज़्यादा काम जनता के लिए कर सकते हैं, जिनके चलते योजनाएं नई लाई जा सकती हैं, वे सभी मंत्रालय अगर देवेंद्र फडणवीस के हाथ से निकल गए या भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गए तो भारतीय जनता पार्टी के पास क्या रह जाएगा? सिर्फ मुख्यमंत्री पद। इसी कारण से जो है अभी तक देवेंद्र फडणवीस साधने में लगे हुए हैं और लगातार जो बातचीत का सिलसिला चल रहा है, इसीलिए चल रहा है, मैंने यही एक फार्मूला है कि आपका भी जो है फायदा हो और हमारा भी नुकसान ना हो, आप भी खुश हों और हमारे या हम भी नाराज ना हों। बस यही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या इसी तरीके की बातों के साथ ये महायुति आगे चलेगी, जिस पर जल्द ही फैसला लेना ही होगा, जिससे कि आगे मंत्रालय का विभाग पोर्टफोलियो देने के बाद से और सरकार अपनी गति पकड़े। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी हो या आरएसएस की बात हो, जो दखल अंदाजी होती है सरकार में, वो एक सोच समझ के साथ ही आगे बढ़ा जाएगा। वहीं तिवारी जी, देवेंद्र फडणवीस जो है सीएम बनते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ मिलकर वो एक बेहतरीन सरकार बनाएंगे और आर्थिक सोच मजबूत कर लाडली बहना हो या दीगर जो भी योजना हो उसमें पैसों में जो है तो बढ़ोतरी करेंगे। क्या लगता है आपको, किस तरह से प्लानिंग हो सकती है आर्थिक स्थिति को बढ़ाकर योजनाओं में पैसे लगाने को लेकर? देखिए, देवेंद्र फडणवीस से एक सवाल जब पूछा गया कि गृह मंत्रालय किसके पास रहेगा, क्या सटीक जवाब दिया है उन्होंने। उनका ये कहना है कि सरकार हमारी है और हमारे पास ही रहेगा। मतलब उन्होंने अपनी पार्टी का भी जिक्र किया, शिंदे का भी जिक्र किया और अजीत पवार की एनसीपी का भी जिक्र किया। उनने ये कहा कि तीनों ही पार्टी की सरकार है, पद हमारे ही पास रहेगा। इससे आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि एक्शन मोड में तो हैं, लेकिन अपने आप को वे उस दिन से, जिस दिन से रिजल्ट आया था, तब से ये मानकर चल रहे थे कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। ये क्लियर था। अब अगर आप बात करते हैं योजनाओं की,
तो निश्चित है कि महिलाओं को जिस तरीके से समर्थन के लिए या वोट के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी हो या महायुति हो या एनसीपी, जिस तरीके से उनको सबसे ज़्यादा जो है एक टारगेट किया गया था कि महिलाओं का अगर या आधी आबादी का अगर वोट मिल जाता है तो सरकार बनाना कहीं ना कहीं बहुत आसान होगा। हुआ भी यही जी। महिलाओं का वोट मिला, उनकी जो लाडली बहन योजना थी उसके चलते। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि ये एक कांटों भरा ताज है फडणवीस के लिए, क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा महिलाओं का जो है योजनाओं के लिए जो खर्च करने होंगे वो बजट बहुत ज़्यादा होगा। पैसा कहाँ से आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल आपके सामने होगा। वहीं आपके सामने ये भी सवाल होगा कि उद्योग जो धंधे हैं उनको किस तरीके से संभाला जाए, उन्हें किस तरीके से जो है संवारा जाए कि जिससे उद्योग धंधे रोजगार का सृजन करें। इसके अलावा क्योंकि अगर युवाओं ने आपको वोट दिया है या अगर आप आगे आने वाले चुनावों में युवाओं का वोट चाहते हैं तो आपको सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान रखना होगा कि रोजगार का सृजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपके उन तमाम मतदाताओं का भी ख्याल रखना होगा जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। विदर्भ अलग क्षेत्र है, महाराष्ट्र आपका अलग है, नवी मुंबई अलग है, सारी चीज़ें जो है वो आपका अलग है। इन क्षेत्रों का भी ख्याल रखते हुए उन क्षेत्रों की प्राथमिकताओं पर भी आपको बजट खर्च करना होगा। जब आप चहुमुखी विकास का मॉडल बनाकर सरकार चलाते हैं तब आपके लिए सरकार चलाना आसान होगा, नहीं तो कांटों भरा ताज है। जी, वहीं जिस तरह से ये बात कही है फडणवीस ने, उन्होंने ये भी कहा है कि 7, 8 और 9 दिसंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। 9 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। क्या लगता है, क्या नाम आगे आ सकते हैं महाराष्ट्र में इस चीज़ को लेकर? देखिए, कल यानी एक दिन पहले जो है जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने सरकार के मुखिया के रूप में शपथ ली, उसके बाद से नई सरकार के गठन के बाद से ही प्रोटेम स्पीकर का नाम भी तय हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और वर्तमान विधायक जो चुनकर आए हैं कालिदास कोलंबरकर, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार का पहला विधानसभा सत्र यानी इस जो विधानसभा सत्र का जो है आगाज़ जो होगा उसमें प्रोटेम स्पीकर जो है कालिदास कोलंबरकर की अध्यक्षता में ही होगा। प्रोटेम स्पीकर बनने के बाद कालिदास कोलंबरकर जो 288 नवनिर्वाचित विधायक हैं उन्हें शपथ दिलाएंगे। वहीं संभावित है 9 दिसंबर को विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव भी वही करवाएंगे। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीते गुरुवार को पत्रकार वार्ता जब की थी तब उन्होंने बताया था कि पहले शीतकालीन सत्र से पहले कैबिनेट का विस्तार हो ही जाएगा और नए मंत्री शपथ भी ले लेंगे। साथ ही ये भी कहा था कि पोर्टफोलियो भी उन्हें दे दिया जाएगा। एक चीज़ और है, ये महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष कौन होगा ये तय नहीं है, क्योंकि उतनी सीटें किसी के पास है नहीं और नेता विपक्ष होगा या नहीं होगा ये तय करेंगे स्पीकर कमर जी। जी, ये था महाराष्ट्र में बनी महायुति की सरकार की, जिस पर इंडिया टाउन न्यूज़ के संपादक ने बेहतरीन अंदाज में अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। धन्यवाद कमर जी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी। 23 नवंबर को रिजल्ट आया। महायुति को 230 सीटें मिली। इसमें भाजपा को 132, शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 विधायक जीत के आए। वहीं महाविकास आघाड़ी MVA को 46 और अन्य को 12 सीटें मिली थी। MVA में शिवसेना UBT 20, कांग्रेस 16 और शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। बहुमत का आंकड़ा 145 है। आज के हमारे बेबाक मैन तिवारी के साथ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।